Hey students, in previous lecture we had discussed about the hydrides which is formed by the action of elements with hydrogen. Okay, in that lecture we had also discussed about the different type of hydrides, means classification of hydrides we had done. In that series we are going to discuss today about the compound of hydrogen, that is water. तो ये तो आप लोग जानते हो कि ये है क्या, वाटर क्या होता है, ये इसका अकरेंस क्या है और ये कितने मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है, इतना तो आप लोगों को पता होगा। खैर वो उन बातों पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाटर, इट्स कंपोजिशन एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट नाउ। वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट कहो या फिर बॉइलिंग पॉइंट कहो, आप इसे कंपेयर करो। देखो ये दो फॉर्म में होगा, एक तो होगा H2O के फॉर्म में, ठीक हो, और दूसरा होगा D2O के फॉर्म में। दिस इज नोन एज नॉर्मल, आप जानते हो इसको, वाटर, एंड D2O इज नोन एज हेवी वाटर। अब ये हेवी वाटर क्यों होता है ये समझो आप। अगर H2O की अगर हम मोलेकुलर मास देखें तो बताओ इसका मोलेकुलर मास कितना होता है। मोलेकुलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 यूनिट। इज दैट? वहीं अगर हम D2O की बात करें तो ये होता है 20 यूनिट। अगर बात करें हम वाटर के अट्रैक्शन फोर्स, इसके बीच में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, तो बताओ इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, लेस, जबकि D2O में ड्यूटेरियम ऑक्साइड का अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, हाई, स्लाइटली हाई होता है। जो ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच इज फाउंड इन H2O दैट इज स्लाइटली मोर इन D2O। D2O में क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, बहुत कम मात्रा में ये ज्यादा होता है D2O। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है, -273 केल्विन, -273 केल्विन मींस व्हाट, 0 डिग्री सेल्सियस। अब वहीं अगर यहां बात करो कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो ये आप लिखोगे 274 केल्विन। अगर आप बात करो बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये कितना होता है, 373 केल्विन, और ये कितना होता है, 376 केल्विन। तो ये तो बातें हुई कुछ वाटर एंड ड्यूटेरियम ऑक्साइड की, इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इज दैट? तो ये तो ही बात कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की, molecular mass of water is 18 unit while D2 is 20, attraction force is less in water, attraction force is high in D2O, melting point of water is -273 while 273 is 373 is the boiling point of water while 376 Kelvin is the boiling point of deuterium oxide। ओके, अब अगर वाटर की बात करो तो ये तीन फेस में होता है, that is H2 is found in all three state लिखो या फिर फेस लिखते हैं, फेस सही रहेगा, पी फेस। थ्री फेस में कौन कौन से फेस होते हैं इसके, देखो इसमें थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा। पहला तो होता है हमारा गैसियस फेस, that is known as steam।
सेकेंड फेज हमारा होता है कौन सा, लिक्विड, लिक्विड दैट इज वाटर, एंड थर्ड फेज इज आइस, सॉलिड लिख सकते हैं, सॉलिड दैट इज आइस। ठीक है, इसे कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन फेज में पाया गया, कौन कौन से, गैसियस, गैसियस फेज, सेकेंड इज लिक्विड फेज, एंड थर्ड इज सॉलिड फेज। ठीक है, तो अगर हम बात करें गैसियस फेज की, गैसियस फेज में वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है और वाटर का में H2O के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, तो गैसियस फेज में वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक H2O और दूसरे H2O के बीच में स्लाइटली डिफरेंस होता है, इज दैट। तो अगर मैं लिखना चाहूं कि गैसियस फेज में H2O की स्थिति क्या होती है, तो हम ये लिख सकते हैं कि इन गैसियस स्टेट H2O molecules is found H की जगह आप R लिखोगे, are found in discrete discrete state। ठीक है, डिस्क्रीट स्टेट नहीं, आप यूनिट लिखो, यूनिट से डिस्क्रीट यूनिट। ठीक है, डिस्क्रीट यूनिट का मतलब क्या हुआ कि अगर ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, हियर टू लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर क्या होता है, दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। आप जानते हो लोन पेयर यहां पर क्या होता है, इनके बीच में LP-LP repulsion, and LP-LP repulsion will be more, then ये both will compress this angle। पहले ये कितना हो, अगर मैं बात करूं कि H2O में HOH का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 इंटू 109 डिग्री 29 मिनट, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ये लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, पुश होता है, और ये कितना आ जाता है फिर 104.5 डिग्री। ठीक है, और इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है, ये बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 95.7 पिकोमीटर, इज दैट। तो ये हुई बात गैसियस स्टेट में H2O मॉलिक्यूल की। वहीं अगर मैं बात करूं इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, आप जानते होंगे, बेंट बी और एंगुलर बॉन्ड, है ना। अब अगर मैं बात करूं लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड के जो हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड मींस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, मींस इन लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर the molecules, the H2O molecules are attached to each other। इसमें क्या होते हैं कि H2O के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े होंगे, और जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो जिसकी वजह से इसकी क्या होती है, डेंसिटी डिक्रीज अकॉर्डिंग टू गैसेस, गैस और इसमें इसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और उसकी वजह से ये किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो कुछ इस तरह से होता है, O H H O H H, और ये ऑक्सीजन इसके साथ
जुड़ता है, इसका जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर इसको अट्रैक्ट करेगा, फिर इसका जो सेकंड लोन पेयर है दूसरे हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, जो ये बनेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, इस पर भी तो लोन पेयर होंगे, ठीक है, ये लोन पेयर क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं। अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो H2 मॉलिक्यूल्स हैं वे एक दूसरे से जुड़कर केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मींस इन सॉलिड स्टेट the water molecules are attached together in such way that a cage like structure is formed। ठीक है, यहां पर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं वो कुछ इस तरह से जुड़ते हैं कि उनके बीच में एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फिर ये ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, एक अदर हाइड्रोजन से। अब इसका ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन, फिर ये ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है, अदर हाइड्रोजन से। ये हाइड्रोजन किसका है, ऑक्सीजन, फिर यहां लिख लो हाइड्रोजन। सच एज दिस ऑक्सीजन इज आल्सो अटैच्ड विद एनी अदर हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर हैं। ये क्या होगा, OH, और ये फिर ये इससे जुड़ते हैं। तो इस तरह का इनके पास जो ये स्पेस बचता है, दैट वैकेंट स्पेस, this vacant space is known as void। इस वैकेंट स्पेस को हम क्या नाम देते हैं, void। and due to this vacant space हम यहां लिख सकते हैं ड्यू टू, चलो लिखते हैं इसको बाद में, यहाँ स्पेस है नहीं, आप इसको पहले कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। कॉपी इट नाउ। ये कॉपी तो कर लिए होगे, इसको हम इरेज कर लें, इसको इरेज करते हैं, यहीं बगल में लिख लेते हैं इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी, ड्यू टू दिस vacant space in ice, the density of ice is less than that of water, and that is why क्या होता है, इस डेंसिटी, इस वॉइड के स्पेस वजह से क्या होता है कि इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम, और इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से दैट इज व्हाई आइस क्या होता है, फ्लोट इन वाटर। ठीक है, आइस क्या होता है, फ्लोट करता रहता है। तो ये आप जान गए होंगे कि आखिर आइस के, आपसे ये क्वेश्चन बहुत जनरल सा पूछा जाता है कि इफ यू नो दैट solid has more density than water or liquid, solid has more density than liquid, then give the reason that ice why float on water, why ice float on water, then your answer will be ice has what void space in it,
and so that its density is less than water, and that is why ice float on water. Copy it. Now some important properties are also: ice form hexagonal structure ice form hexagonal structure, या फिर इसको आप कहते हो लैटिस at 1 bar pressure and 0 degree Celsius temperature. Ice 1 bar pressure means standard pressure और 0 डिग्री टेम्परेचर पर, स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर ये क्या शो करता है? हेक्सागोनल लैटिस शो करता है. हेक्सागोनल, इसको सिर्फ लैटिस ही रहने दो, ज्यादा बेटर हो लगेगा. लैटिस का मतलब आप क्या समझ रहे हो? लैटिस का मतलब अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. 1 बार प्रेशर एंड 0 डिग्री टेम्परेचर पर ये हेक्सागोनल लैटिस शो करता है. ये हुई आइस की एक और प्रॉपर्टी. अगर मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो बताओ वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी या फिर आइस की डेंसिटी ज्यादा होगी? अभी हम लोगों ने देखा कि आइस के अंदर क्या होता है? वैकेंट स्पेस होता है, और उस वैकेंट स्पेस की वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज. क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़े से डिस्टेंस पर होंगे. तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती हैं कि द डेंसिटी ऑफ, इसे आप लोग हमेशा याद रखोगे, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज maximum at 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री पर वाटर का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है. अब इससे अगर हम बिलो जाएं या फिर एबव जाएं, इसकी डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज. मीन्स डेंसिटी will be decrease on raise the temperature, raise की जगह आप लिखो above the temperature, on above 4 डिग्री सेल्सियस और below 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या फिर 4 डिग्री सेल्सियस से बिलो, नीचे, इन दोनों कंडीशन पर जो डेंसिटी होगी वाटर की वो क्या होगी? डिक्रीज. क्यों होगी? समझो. 4 डिग्री सेल्सियस से अगर हम नीचे गए, जैसे मान लो हम है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस क्या होगा? वाटर क्या होगा? आइस में कन्वर्ट होना शुरू होगा. जब आइस में कन्वर्ट होना शुरू होगा तो इनके बीच में क्या बनेगा? केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. जैसे ही केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसमें आ जाता है वॉइड स्पेस, वैकेंट स्पेस यहां आएगा. जब वैकेंट स्पेस यहां आएगा तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज. क्यों? क्योंकि कुछ तो इसके बीच में जगह हो रहा है, और जगह होगा तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज. अब देखो, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हो, ये है हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन. अब देखो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बना है? हाइड्रोजन बॉन्ड. और हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी क्या होती है? वीक बॉन्ड होता है. जब आप टेम्परेचर रेज करते हो तो ये बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होगा. जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस वॉइड स्पेस को कवर करेंगे.
जब वॉइड स्पेस को कवर करेंगे तो इनकी डेंसिटी यहां पर क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। जैसे ही हम कितने तक जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक। आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही हम टेम्परेचर को रेज करते हैं, जब बढ़ाते हैं, तब तक ये सारे H बॉन्ड क्या हो चुके होते हैं, ब्रेक हो चुके होते हैं। अब जब सारे H बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो ये किस फेज में जाना शुरू कर देगा, गैसियस स्टेट में। जब गैसियस स्टेट में जाना शुरू करेगा, जब सारे H बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के, तब क्या होगा कि ये इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे, और जब इनके बीच में डिस्टेंस बनना शुरू होगा, दैट कंडीशन इज नोन एज गैसियस स्टेट। और उस कंडीशन में डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी। ये तो आप लोग गैसेस वो स्टेट ऑफ मैटर में नहीं पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी कुछ आइस से रिलेटेड। ओके, नाउ अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है पोलर नेचर ऑफ वाटर। और ये सब क्या है, वाटर की प्रॉपर्टीज, पोलर नेचर ऑफ वाटर। तो ये आप जानते हो, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, भाई जो जैसा होता है वैसे को अपने साथ रखना चाहता है। ये तो ह्यूमन नेचर भी है। पोलर नेचर ऑफ वाटर, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर इट कैन डिजॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट इन इट। तो यहां अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि वाटर कैन dissolve ionic compound and polar compound easily। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में शो करता है, खुद आयनिक फॉर्म में शो करता है, और पोलर तो है ही। भाई अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की वाटर का, तो ये H, ये H, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस पर कौन सा चार्ज होगा, डेल माइनस, और इस पर चार्ज कौन सा होगा, डेल प्लस, इस पर चार्ज कौन सा होगा, डेल प्लस। तो ये क्या है, पोलर नेचर। और इस पोलर नेचर की वजह से ये क्या कर सकता है, आयनिक कंपाउंड को और पोलर कंपाउंड को, इन दोनों को ये आसानी से डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, जल्दी से आप इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ें। Our next point is formation of hydrated compound। वाटर क्या करता है, हाइड्रेटेड कुछ कंपाउंड्स को भी, मींस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्म करता है। ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह से ये फॉर्म करता है, चलो देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ hydrated water, formation of hydrated water, how is it form hydrated water? look, पहला हमारा इसमें हाइड्रेटेड वाटर होता है, वो होता है कोऑर्डिनेट वाटर। अब ये कोऑर्डिनेट वाटर का मतलब क्या हुआ, कौन से होते हैं कोऑर्डिनेट वाटर, तो ये होते हैं CrH2O6 raised to the power 2+, इसको हम क्या कह देते हैं, हाइड्रेटेड वाटर। ठीक है, ये 2+ नहीं 2 होता है। अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, देखो इसका स्ट्रक्चर जितना, इसी को क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करोगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बहुत आसानी से इसका स्ट्रक्चर खींच सकते हो, परेशान होने वाली बात नहीं है। 6H2O
मीन्स यहां पर भी H2O अटैच होगा, ये H2O, पूरा H2O इसको क्या करेगा, कवर करेगा ऑल साइड से। This one again H2O and this is last 6 H2O and raised to the power 2. Is that, ये है इसका स्ट्रक्चर। मीन्स कोऑर्डिनेट वाटर, ये क्या करता है, वाटर क्या कर सकता है, इट कैन फॉर्म द हाइड्रेटेड वाटर इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट वाटर आल्सो। फर्स्ट, अब बात करें अगर हम सेकंड कंपाउंड की, तो दैट इज नोन एज H बॉन्डेड वाटर। H बॉन्डेड वाटर, अब ये H बॉन्डेड वाटर क्या है, आप लोग पढ़े हो ब्लू विट्रियल, ब्लू विट्रोल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 .5H2O। इज दैट, इसी तरह इसी क्रम में आप पढ़े हो ग्रीन विट्रोल, ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 .6H2O। Is that, in this series you have also studied about the white vitriol, white vitriol, and this is ZnSO4 .5H2O. If you want to know that what is this .5H2O, .6H2O, .5H2O, तो ये सब है क्या, These all are known as water of crystallization। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि CuSO4 में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, तो आप 5 होगा नहीं कहोगे, कितना होगा, देखो इसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर पूछो, स्ट्रक्चर क्या आएगा, CuSO4, Cu, और यहां पर वाटर, इसको चारों तरफ से क्या करेंगे, अटैच होंगे, ठीक है, कवर करेंगे इसको। Cu क्या है, सेंट्रल एटम, here Cu is the central atom and water covered it from all four sides and this is SO4 .H2O। अगर आप इसको हीट करते हो, क्या करते हो, हीट करते हो, तो इसमें से ये पहले एक H2O बाहर निकलेगा, दिस वाटर इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसी तरह आप फिर दोबारा हीट करते हो, तब ये चारों हटेंगे और बनेगा क्या, अगर मान लो इसको फिर से आप हीट किए, ये निकल जाएगा, फिर इसको हीट करोगे तो बनेगा Cu सॉलिड। इज दैट, तो ये इस तरह से होता है। अगर सेम कंडीशन यू हैव टू अप्लाई इन FeSO4 .6H2O, in this series 5H2O covered the ferrous atom from all around and 1 H2O will be from the outside of this bracket. This H2O means 1 H2O will be separate out after heating. After that, if we continuously heat that compound, that complex compound, then all 5 H2O from ferrous, इसमें से एक H2O तो पहले निकल गया, अब बाकी के जो 5 H2O बचते हैं वो क्या होंगे, कंटिन्यूअसली हीट करने पर वो भी निकल जाएंगे और आपके पास मिलेगा क्या, फेरस। ठीक है, तो आप ये कभी नहीं कहोगे कि 6H2O 6 क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है, इसमें 5H2O नहीं, उसमें से जितना वाटर बाहर निकलता है दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और उसमें से जब हम हीट करेंगे तो स्टार्टिंग में कितने वाटर निकलेंगे, 1। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए CuSO4.5H2O हाउ मेनी water of crystallization is there, you can say 5H2O, 5H2O आप कहोगे, लेकिन अगर ये कंडीशन अप्लाई की जाए, if we heated it how many water molecule will be removed,
1 and this one is known as water of crystallization for this. Is that? Copy it now. One more point is that is एक और हमारे पास जो पॉइंट है लास्ट हाइड्रेटेड वाटर का वो है इंटरस्टिशियल वाटर। ये इंटरस्टिशियल वाटर क्या होता है? तो आप जानते हो इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होते हैं? अरेंजमेंट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स और एटम्स, the space found among them is known as interstitial sites, and that interstitial sites will be occupied by the water, and such compound is known as interstitial water. और ये किस में आते हैं? BaCl2 dot H2O. Is that BaCl2 dot 2H2O? Sorry, 2H2O. In such water, interstitial sites of BaCl2 molecule is occupied by H2O molecules, and hence it is known as what? Interstitial water. ठीक है, तो आपको बस इन कंपाउंड्स के नाम याद रखने होंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कंपाउंड्स का नाम दिया हुआ है, इतने ज़्यादा डिटेल में है नहीं, लेकिन आप डिटेल में जानो क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको 12th क्लास में पड़ सकती है। हाल फिलहाल ये हुए हमारे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड वाटर। आफ्टर दैट वी विल मूविंग इन नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर।